नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग के विकास की कहानी पर थोड़े गहराई से बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने रॉयल रिसर्च का एक लेख देखा है, द ग्रैंड एवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग। तो हमारा मकसद ये है कि मतलब ये समझें कि कंप्यूटरों ने डेटा से सीखना शुरू कैसे किया और आज वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जानना काफ़ी दिलचस्प है कि ये तकनीक कैसे इंडस्ट्रीज को बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? मशीन लर्निंग का सफर, जैसा कि लेख में बताया गया है, करीब 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। पहली बार ये ख्याल आया कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि डेटा से सीख भी सकते हैं। जो शुरुआती मॉडल थे वो तो काफी सीधे साधे थे, जैसे लीनियर रिग्रेशन। हाँ बिल्कुल, वो शुरुआती दौर था। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब मूल रूप से डेटा में सीधे साधे पैटर्न ढूंढते थे, मतलब क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन के लिए। पूरा असल दुनिया तो इतनी सीधी नहीं होती है ना। हाँ, तो फिर अगला बड़ा कदम क्या था? सही कहा, असल दुनिया की जटिलता समझने के लिए कुछ ज्यादा चाहिए था। और यहीं से 80 और 90 के दशक में न्यूरल नेटवर्क्स में फिर से रुचि बढ़ी। ये आइडिया तो पुराना था, पर तब इसमें तेजी आई। न्यूरल नेटवर्क्स यानी इंसानी दिमाग से प्रेरित? हाँ, काफी हद तक। पहले परसेप्ट्रॉन जैसे सरल नेटवर्क बने, लेकिन असली मोड़ तब आया जब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी MLPs विकसित हुए। इनमें कई परतें होती हैं और यही बात उन्हें जटिल, मतलब नॉन लीनियर पैटर्न समझने में मदद करती है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अच्छा, तो कंप्यूटरों ने दिमाग की नकल करके सीखना शुरू किया। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, SVMs और एन्सेम्बल मेथड्स जैसी तकनीकें आईं। उन्होंने क्या अलग किया? हाँ, SVMs खास तौर पर तब बहुत कारगर साबित हुए जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो जिसमें बहुत सारी अलग-अलग विशेषताएं हों, जिसे हम हाई डायमेंशनल डेटा कहते हैं। क्लासिफिकेशन में ये बहुत अच्छे थे। और एन्सेम्बल मेथड्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट या ग्रेडियंट बूस्टिंग, इनका फंडा बड़ा दिलचस्प है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी एक विशेषज्ञ पर निर्भर रहने के बजाय आप कई विशेषज्ञों की राय लें। अच्छा। हाँ, मतलब कई ठीक-ठाक मॉडल मिलकर अक्सर एक बहुत मजबूत मॉडल बना लेते हैं। समझिए, टीम वर्क से बेहतर नतीजा। समझ गया, मतलब क्राउड सोर्सिंग जैसा कुछ। फिर 2000 के दशक में डीप लर्निंग ने तो जैसे मतलब खेल ही बदल दिया है ना। ये कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, डीप लर्निंग असल में मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है। बस इसमें न्यूरल नेटवर्क्स बहुत गहरे होते हैं, मतलब कई सारी परतें। और इसे दो बड़ी चीजों ने संभव बनाया। पहला, बिग डेटा, यानी बहुत सारा डेटा उपलब्ध होना। हाँ, डेटा तो आजकल बहुत है। और दूसरा, कंप्यूटिंग पावर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जीपीयू वगैरह ने इन गहरे नेटवर्क्स को ट्रेनिंग देना मुमकिन कर दिया। और इसी से वो बड़ी कामयाबियां मिली, जैसे इमेज रिकग्निशन में क्रांति। एकदम सही। इसके पीछे हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या CNNs। इन्होंने कंप्यूटर के देखने का तरीका ही बदल दिया। वो तस्वीर के छोटे छोटे पैटर्न पहचानना सीखते हैं और फिर उन्हें जोड़कर बड़ी चीजें समझते हैं। काफी कुछ वैसे ही जैसे हम इंसान देखते हैं। कमाल है। और भाषा समझने के लिए, टेक्स्ट वगैरह के लिए? उसके लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs अहम साबित हुए। इनकी खासियत है कि ये सीक्वेंस में जानकारी को, मतलब कॉन्टेक्स्ट को याद रख सकते हैं, जैसे एक वाक्य में पहले क्या कहा गया था। अच्छा, संदर्भ समझना। हाँ, ये भाषा का अनुवाद करने या आजकल के चैटबॉट्स के लिए बहुत जरूरी है। अल्फागो की जीत हो या हमारे फोन के वॉइस असिस्टेंट का लगातार बेहतर होना, इन सब कामयाबियों के पीछे डीप लर्निंग ही है। सही कहा। तो डीप लर्निंग के बाद अब हम किस दिशा में जा रहे हैं? आगे क्या है? अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL में काफी तेजी दिख रही है। इसमें एजेंट, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम, सीधे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखता बल्कि करके सीखने के सिद्धांत पर काम करता है, ट्रायल एंड एरर से। अच्छा, जैसे गेम्स में होता है? हाँ, बिल्कुल। सही काम करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है, गलत पर पेनल्टी, और वो धीरे धीरे सीखता जाता है। ये रोबोटिक्स और गेम्स में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा जेनरेटिव मॉडल्स भी हैं। जनरेटिव मॉडल्स जैसे गैन्स? हाँ, GANs, जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, और VAEs, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। ये नई चीजें बना सकते हैं, जैसे बिल्कुल असली दिखने वाली तस्वीरें या टेक्स्ट लिखना। ये कंटेंट क्रिएशन में नए रास्ते खोल रहे हैं। वाह, सिर्फ विश्लेषण नहीं बल्कि खुद बनाना, ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है।
लेकिन जैसे जैसे ये तकनीक बढ़ रही है, कुछ नैतिक सवाल भी उठ रहे होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी पहलू है। डेटा में पूर्वाग्रह यानी बायस, प्राइवेसी और पारदर्शिता ये सब बड़े मुद्दे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। सही बात है। और भविष्य के लिए क्वांटम मशीन लर्निंग की भी कुछ चर्चा है। वो क्या चीज़ है? हाँ, वो अभी काफ़ी हद तक भविष्य की बात है, पर बेहद रोमांचक। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के सिद्धांतों को मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करने की कोशिश है। उम्मीद है कि इससे ऐसी जटिल समस्याएं हल हो सकेंगी जो आज के कंप्यूटरों के लिए नामुमकिन है। यह भी शुरुआती दौर में है, पर संभावनाएं बहुत हैं। तो हमने देखा कि कैसे मशीन लर्निंग सरल गणितीय मॉडल से शुरू होकर दिमाग से प्रेरित नेटवर्क, फिर डीप लर्निंग की सफलताओं से होते हुए अब रचनात्मक एआई और क्वांटम संभावनाओं तक पहुंच गई है। वाकई ये इंसानी सोच और मेहनत का प्रमाण है। बिल्कुल, और ये सफर रुका नहीं है, ये लगातार जारी है। ये तकनीक हमारे आसपास की दुनिया को हेल्थ केयर से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर क्षेत्र को बदल रही है और आगे भी बदलती रहेगी। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। जैसे जैसे मशीनें और ज्यादा सीखने और करने में सक्षम होती जाएंगी, तो इंसान और मशीन के बीच सहयोग का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या एआई हमारी अपनी क्रिएटिविटी या इंट्यूशन को और निखारेगी, या उन्हें किसी नए तरीके से बदल देगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।